Hello everyone, this is Ritika Chauhan. Welcome you all to the Beyond Special. आज हम लेके आए हैं 21 डिसेबिलिटीज़ में से एक डिसेबिलिटी को जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इस डिज़ीज़ के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके जो डीएड और बीएड के जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी. बिकॉज़ ये न्यूली इन्वेंटेड डिज़ीज़ है और अभी न्यूली इन्वॉल्व की गई है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 2016 में पार्किंसन डिजीज़ एंड द एसिड अटैक विक्टिम्स को न्यूली ऐड किया गया है. तो ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटी बन जाती है. तो आज हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे इन डिटेल. ये सेशन थोड़ा सा छोटा रहेगा, बट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी. प्लस इस पे कुछ जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं वो भी हम करने की कोशिश करेंगे. फाइन, तो चलिए आगे चलते हैं. पार्किंसन डिजीज़ होती क्या है? पार्किंसन डिजीज़ सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि किससे रिलेटेड, किस ऑर्गन से रिलेटेड होती है. पार्किंसन डिजीज़ जो होती है वो रिलेटेड होती है आपके ब्रेन से. ये एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है हमारे पास, जिसको न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ बोला जाता है. न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ का क्या मतलब है कि ये आपके ब्रेन का जो न्यूरॉन्स बनते हैं, आपके ब्रेन के एक हिस्से में जहाँ पे आपके सेल्स बनते हैं, उसको डीजनरेट करना शुरू कर देती है, उनको तोड़ना शुरू कर देती है. ठीक है. अगर मैं पर्टिकुलरली बताऊं तो आपके ब्रेन में एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है. बेसल गैंग्लिया होता है, उसमें आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो टूटने, ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. ये जो होती है 50-50 की रेशियो में होती है. ये मेंस में भी हो सकती है और वीमेंस में भी हो सकती है, लेकिन देखा ये जाता है कि ये ज़्यादातर जो होती है वो मेन में होती है. ठीक है. जो मेंस हैं वो उससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं. ये जो है प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डिजीज़. मतलब कि डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस करती है स्लो मैनर्स में, बहुत ही ग्रेजुअली ये प्रोग्रेस करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं दिखाई देंगे. इसके जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करते हैं. ठीक है. इतनी बात आई समझ. फिर बोलता है कि किस एज के लोगों को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. अगर हम एवरेज एज अगर माने अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल और नेशनल सर्वेज के अकॉर्डिंग, तो इसकी जो एवरेज एज होती है वो होती है 60 ईयर्स के अप्रॉक्स. ठीक है. 60 ईयर्स के अप्रॉक्स ये डिजीज़ जो होती है वो ऑकर होना शुरू हो जाती है. एंड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे ये भी बनता है कि जो इसका पार्किंसन डिजीज़ है, ये पार्किंसन डिजीज़ किसके नाम पे पड़ा? तो पार्किंसन जो डिजीज़ था वो पड़ा था जेम्स पार्किंसन के नाम से. ठीक है. जेम्स पार्किंसन से नाम से इन्होंने क्या किया था, इस डिजीज़ को डिस्क्राइब किया था, इस डिसेबिलिटीज़ को डिस्क्राइब किया था, तो इसलिए इनका नाम जो रखा गया वो पार्किंसन डिजीज़ रखा गया. ठीक है. और अगर हम इसकी रेट ऑफ अफेक्शन बोला जाए तो 10,000 में से 2 या 3 लोग ऐसे होते हैं जो इस डिजीज़ से अफेक्ट होते हैं. फाइन. चलिए अब देखते हैं कि इसके कॉज क्या होते हैं, पार्किंसन डिजीज़ के कॉज क्या होते हैं और पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं. फाइन. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और हमने ये तो देख ही लिया कि ये ब्रेन से रिलेटेड होती है डिजीज़, ब्रेन के न्यूरॉन सेल से रिलेटेड ये डिजीज़ होती है. ठीक है. इसमें क्या बोलता है कि जो सेल्स की जो ब्रांचेस हैं वो टर्मिनेट होना शुरू हो जाती है, इनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है. उस जो हमारी बेसल गैंग्लिया है उसमें एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं डोपामाइन. अगर उस बेसल गैंग्लिया के सेल्स डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं तो डोपामाइन की जो प्रोडक्शन है वो भी हमारे पास कम होनी शुरू हो जाती है. जो कि डोपामाइन का फंक्शन क्या होता है, उस ब्रेन के उस पार्ट का फंक्शन क्या होता है कि वो आपकी बॉडी के मूवमेंट को, आपकी बॉडी के पोस्चर को
ठीक है। आपकी जो जैसे आप चलते हो तो आपके हैंड्स जो है वो मूव करते हैं, वो आपको नहीं पता होता, वो वॉलेंटरली होता है, और वो जो ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे पास। आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उसको वो पार्ट जो है बेसल गैंग्लिया जो है वो कंट्रोल करता है, उससे डोपामाइन आपका कंट्रोल करता है। ये डोपामाइन का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी को सिग्नल्स जो मिलते हैं वो काम करने के वो वीक हो जाते हैं। फाइन, इतनी बात आई समझ। फिर हम पढ़ते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है हमारे पास कि आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। फाइन, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। और ये जो बेसल गैंग्लिया है ये किस पार्ट में होता है, ये आपकी मिड ब्रेन में होता है। फाइन, आपके मिड ब्रेन में एक होता है बेसल गैंग्लिया जो कि डोपामाइन को क्या करता है, सिक्रेट करता है। ठीक है, इसकी जो कॉजेज है, अच्छा इसके हम कॉज पढ़ रहे थे। इसकी जो कॉजेज है वो देखो अननोन कॉजेज है, क्योंकि इस पे काफ़ी रिसर्च हुई है लेकिन आज तक ऐसा पता नहीं चल पाया है कि इसकी जो कारण क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, सबसे पहला रीज़न तो यही है कि ये अननोन है, सबसे बड़ा कोज ही ये है कि अननोन डिजीज़ है। ठीक है, फिर इसका मान लिया जाता है कि इसके जेनेटिक्स हो सकते हैं, लाइक आपके अगर किसी पेरेंट में है तो चांसेस हो सकते हैं कि वो आप में भी हो। ठीक है, आपकी अगर कोई हेड इंजरी हुई हो उसकी वजह से हो सकता है कि आप में ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। ठीक है, आपके और सारी मेडिकल टर्म्स में इसको बोला जाता है, अगर आपके ब्रेन में ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूमर हुआ हो उसकी वजह से हो सकता है, या आपको पोस्ट एंसेफेलाइटिस हुआ हो उसकी वजह, ये सब मेडिकल टर्म्स हैं जो कि हमें इसमें नहीं जाना है बहुत डिटेल में। फाइन, तो ये सब थे इसके कॉजेज। अब हम पढ़ते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका है डिमेंशिया, आपका मेमोरी लॉस हो जाएगा, आपकी याददाश्त जो है वो चली जाएगी। ठीक है, आपको कुछ याद नहीं आएगा, आप एंग्जाइटी में चले जाओगे, आपकी जो आईज़ है वो आपको ब्लिंक करना, बहुत स्लो ब्लिंकिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है, आप जो फेशियल एक्सप्रेशन है उस बंदे का वो बिल्कुल नल हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा आप किसी स्टैचू से बात करते हो। उसकी जो आंखें हैं वो ड्रूलिंग हो जाएगी, यानी कि आधी बंद आधी खुली, जो बोलते हैं नशे में जो आंखें होती हैं वो ड्रूलिंग आंखें हो जाएगी। आपके जो पलकें हैं वो बहुत ही मतलब पूरी ओपन नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर आपकी ये होता है ट्रिमर में क्या होता है, ट्रिमोर्स क्या होता है, आपकी जो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में हम करेंगे, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रिमर में आपको क्या होता है, ट्रिमोरिंग में, कि आपकी जो हैंड्स है वो शेक करने लग जाते हैं। अब देखो हैंड जो शेक होते हैं वो बाकी भी डिजीज़ होती हैं जिनमें हैंड जो है आपकी शेक होते हैं, तो इसमें किस पैटर्न में हैंड शेक होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपके हैंड शेक किस टाइम पे होगा, जब आप रेस्ट पे होगे, तब आप अगर सोने जा रहे हो, आप बेड पे लाई डाउन कर रहे हो, तो आपके हैंड जो है वो ट्रिमर होने लगेंगे, शेक होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप काम करना शुरू करते हो आपके हैंड्स की मूवमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है, हम बोलते हैं कि स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट है, वो आपकी ब्लिंकिंग में हम बोल लेते हैं, या आपके चलने फिरने के लिए हम बोल लेते हैं, आपके एक्सप्रेशन के लिए। आपका फेस लाइक मास्क लाइक आपका फेस लगता है कि आपने, जैसे आपके फेस पे जो एक एक्सप्रेशन बन गया, जैसे कि कोई बंदा आपको ग्रेज कर रहा है, कोई आपको घूर रहा है, आपको ऐसा लगेगा। क्यों, वो उनके हाथ में नहीं है, वो ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके ब्रेन से जो सिग्नल है वो इतना वीक है कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जब आप मूव करेंगे आपकी हैंड्स की मूवमेंट नहीं होगी, आपकी बॉडी में रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी मतलब स्टिफनेस आ जाती है कि आपके पैर जो है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, आपकी जो बैक है, नेक है, वो बिल्कुल स्टिफ हो जाती है। फाइन, ये सब सिम्टम्स थे। इसके अलावा जो सिम्टम होते हैं इसके, वो है जैसे कि आपका स्टूप्ड पोस्चर हो जाता है। आप जैसे चलोगे, ठीक है, आप जैसे चलोगे तो आपके जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही
एक होता है हम उठा उठा के स्टेप रखते हैं, लेकिन नहीं, आप उठा नहीं पाओगे उन स्टेप्स को, आप सरफेस की बिल्कुल टच करके ड्रैग करके उन स्टेप्स को रखोगे, और जो आपके वो स्टेप्स होंगे वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हैं। बाकी कुछ सिम्टम होते हैं, एक होता है हमारे पास गेट, ठीक है, GAIT, एक गेट होता है, इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि ट्रिमोर्स वाले में हमने पढ़ा, एक होती है फिर स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, जो कि हमने पढ़ा कि मूवमेंट में स्लोनेस आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है बॉडी में। ऐसे ही एक क्लासिफिकेशन दी हुई है गेट की, ठीक है। उस गेट की क्लासिफिकेशंस में क्या होता है कि जो पेशेंट का अपीयरेंस है वो नॉर्मल नहीं होता, यानी कि वो जो अपीयरेंस बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल नहीं होता, वो आगे की तरह बेंड हो जाता है, आगे की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स रखते हो आप, पेशेंट की जो एक टाइम ऑफ लेवल, इसके भी कुछ स्टेजेस होते हैं, इसके कुछ लेवल्स होते हैं, अगर आप वो लेवल भी क्रॉस कर लेते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप जहाँ बैठे हो आप वहीं पे बैठे रहोगे, आप फ्रीज हो जाओगे। आपके लिए जो छोटे छोटे काम होते हैं करने के लिए, वो भी एक ऐसा लगेगा पता नहीं कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा टास्क है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास स्पीच, ठीक है, एक और आता है स्पीच की कैटेगरी में रखा गया है कि आपकी बोलने में दिक्कत होगी, ठीक है, आप स्लर्ड करेंगे, आप वर्ड्स को रिपीट करेंगे, ठीक है, वर्ड्स जो है वो आपके रिपीट होंगे, आपकी जो क्या बोलते हैं, आप जो बोलते हो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। सामने वाले को आप एक ही बात बहुत बार बोलने की कोशिश करोगे, आपको फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बोलने में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो ये थे आपके सिम्टम्स, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेजेस ऑफ पार्किंसन डिजीज। इसके कुछ स्टेजेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं अर्ली स्टेजेस, मिड स्टेज एंड द एडवांस स्टेज, ठीक है। इसके 5 स्टेजेस होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्किंसन डिजीज के कितने स्टेजेस होते हैं और किस स्टेज में क्या क्या सिम्टम होते हैं और किस स्टेज का क्या क्या इंडिकेशन होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ये 2 स्टेजेस को बोला जाता है माइल्ड, 3rd स्टेज होता है हमारे पास मॉडरेट एंड 4 और 5 स्टेज होते हैं जो सीवियर स्टेज होते हैं, ठीक है। माइल्ड स्टेज में हमारे पास क्या होता है कि हम आपकी जो मूवमेंट है, आपका जो पोस्चर है बॉडी का, वो अफेक्ट करता है। किस लेवल पे अफेक्ट करता है? लाइक फर्स्ट स्टेज में आपकी एक साइड यानी कि आपकी यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगी, सेकेंड स्टेप में आपकी बायलेटरल यानी कि बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी कि दोनों साइड जो है आपकी बॉडी की वो अफेक्ट होगी, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, आपकी हैंड शेकिंग होगी, रिजिडिटी होगी, क्लम्सी लेग्स हो जाएंगे आपके, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। सेकंड में क्या होगा, आपका फेशियल एक्सप्रेशन चला जाएगा, आपकी ब्लिंकिंग कम हो जाएगी, आपकी बोलने में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी आपके, और जो आपकी मसल्स है उसमें रिजिडिटी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है कि आपका जो बैलेंस है वो थोड़ा सा लूज होना शुरू हो जाता है, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी जो है वो लूज होना शुरू हो जाती है और आपकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स है, क्या आप बैलेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आपको उठने में दिक्कत होगी, आपको खड़े होने में दिक्कत होगी, और आप अगर चल रहे हो तो आपको चलने में, बैलेंसिंग करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो कि इनएबिलिटी टू मेक द रैपिड एंड ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एडजस्टमेंट, जो ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एडजस्टमेंट, इधर घूमना उधर घूमना, वो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी उस चीज़ में, ठीक है। आप चलते चलते आपको दाएं जाना है, आपको बाएं जाना है, वो मूवमेंट्स करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, फाइन। फिर आता है हमारे पास सीवियर। सीवियर में क्या होता है कि आप सीवियरली डिसेबल हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। वेट ए मिनट, व्हाट हैपेंड, सीवियरली डिसेबल हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। मीन्स क्या हुआ इस चीज़ का कि आप बिना किसी के सहारे के आप खड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, आप अब ये लेवल आ जाता है कि आप इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक।
फिफ्थ जो आता है वो और भी ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि पर्सन जो है वो खड़ा होता है और गिर जाता है, फॉल वाइल स्टैंडिंग और टर्निंग, वो गिर ही जाता है, वो इतना फ्रीज हो जाता है, इतना स्टम्बल हो जाता है वॉक करने में कि जैसे कोई स्टैचू हो, ठीक है, तो आप वो कर ही नहीं पाएंगे, वो खड़ा होगा, वो बैलेंस इतना बिगड़ जाता है कि वो गिर ही जाएगा, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो पार्किंसन डिजीज़ है, पार्किंसन डिसेबल्ड लोग हैं, क्या वो क्लेम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग, क्या वो क्लेम कर सकते हैं? यस, वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। कौन लोग क्लेम कर सकते हैं? जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी को फुलफिल करते हो। बेंचमार्क डिसेबिलिटी हमें पता ही है 40%, अगर आपका जो मेडिकली सर्टिफिकेट बना हुआ है कि यस यू आर सफर विद 40% और मोर आउट ऑफ दिस डिजीज, तो यू आर हाईली एलिजिबल फॉर द क्लेम, आप क्लेम के लिए एलिजिबल हो, आप क्लेम कर सकते हो। प्लस आपको जो 4% रिजर्वेशन होता है अकॉर्डिंग टू द RPWD एक्ट, जो आपका 4% रिजर्वेशन है, वो उस कैटेगरी में भी आप आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इट्स लाइक हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं या नहीं, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन देखो, हम इसको ये क्लिनिकल ही, बिल्कुल क्लिनिकल बेस्ड होता है, इसका कोई पर्टिकुलरली ऐसा कोई वो नहीं है कि हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, कोई ऐसा एडवांस टेस्ट नहीं आया है इसका। तो बेसिकली जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपकी वो हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, आपके साइंस एंड सिम्टम्स जानने की कोशिश करते हैं, उनके बेसिस पे वो आइडिया लगाते हैं कि हाँ आपको ये पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है। प्लस उससे एक स्टेप आगे जाके अगर वो चाहते हैं तो वो आपका CT स्कैन कर सकते हैं, MRI वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, इनसे वो पता लगा सकते हैं कि हाँ आपका जो ब्रेन है, वो ब्रेन का वो हिस्सा जो है वो अफेक्ट हुआ है। लेकिन उससे पहले वो आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री जानेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे, उसके बेसिस पे वो आपको आइडिया लगाएंगे कि हाँ अगर ये डिजीज़ है तो आपका MRI या CT स्कैन वगैरह ऐसा कुछ कराना चाहिए, जिससे कि हम डायग्नोज करने की कोशिश कर सके। तो एज सच इसका कोई टेस्ट नहीं है, एज सच इसका कोई वो नहीं है कि हम इसको बिल्कुल एक्यूरेटली हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो, इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका डायग्नोज भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एट प्रेजेंट अभी इसका डायग्नोज जो है, जैसे कि हमें पर्टिकुलर किसी टेस्ट से पता नहीं चलता है, तो बेसिकली इसके ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि हमने बोला था कि इसका डोपामाइन जो होता है केमिकल, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उसके डोपामाइन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, मेडिकेशंस दी जाती है, जैसे कि लीवोडोपा होती है, ऐसे करके कुछ मेडिसिन दी जाती है जिससे डोपामाइन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए। बाकी डॉक्टर्स ये करते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, आप योगा कीजिए, आप मेडिटेशन वगैरह कीजिए, ये सब चीज़ कीजिए ताकि आपके ब्रेन के जो सेल्स डीजनरेट हो रहे हैं वो दोबारा से रीजनरेट होने में आपकी हेल्प करें, ठीक है। बाकी कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि अगर बहुत सीवियर कंडीशन होती है तो डॉक्टर जो है वो सर्जरी को भी ऑप्ट कर लेते हैं। सर्जरी में क्या करते हैं, वो बेसल गैंग्लिया का जो पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं और कुछ ऐसा डीप ब्रेन सिमुलेशन होता है कि आपकी बॉडी में वो सिग्नल्स मिलते रहें, कुछ ऐसी फिटिंग या कुछ ऐसा डिवाइस वो लगाते हैं कि आपकी बॉडी में वो सिग्नल्स जो है वो आपको मिलती रहे। तो एज सच ना तो इसका कोई डायग्नोज है और ना ही इसका कोई ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द आर्टिकल जो हमने पढ़ा है, उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि पार्किंसन डिजीज इज मार्क्ड बाय लैक ऑफ विच केमिकल इन द ब्रेन। लैक ऑफ विच केमिकल, कौन सा केमिकल के लैक होने से, कमी होने की वजह से ब्रेन में ये डिजीज होती है। तो इसका आंसर आई होप आप सबको पता होगा, वो है डोपामाइन। फिर है कि एवरेज एज क्या है पार्किंसन डिजीज की। एवरेज एज मोस्ट प्रोबेबली 60 मानी जाती है, बट ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सर्वे और अकॉर्डिंग टू द जो आपके आर्टिकल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि एवरेज एज जो होती है पर्सन की, जो इसको ज़्यादा अफेक्ट करती है, वो है 60, ठीक है। नेक्स्ट है कि पहला सिम्टम पार्किंसन डिजीज में देखने को जो मिलता है वो क्या होता है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो होता है आपका शेकिंग ऑफ हैंड और फुट। और ये जो शेकिंग होती है, आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो शेकिंग होती है वो होती है शेकिंग एट रेस्ट। आप जब रेस्ट कर रहे हो तब आपको शेक करती है, ये शेकिंग होती है आपको, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेकिंग, बाकी भी बहुत सारी डिजीज़ होती है जिसमें आपकी शेकिंग का सिम्टम दिखाई देता है, ठीक। पार्किंसन डिजीज़ को डायग्नोज कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया कोई वो नहीं है। डॉक्टर्स क्या है, आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, आपके मेडिकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग एक आइडिया लगाते हैं और उस आइडिया के अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से टेस्ट करते हैं। उसमें चाहे वो आपका एक्सरे हो, MRI हो, आपका कोई न्यूरोलॉजिकल एग्जाम कर लेंगे, आपका कोई ब्लड टेस्ट कर लेंगे, बट एज सच कोई ऐसा नहीं है कि आप नेट पे डालोगे कि भाई इसके लिए कौन सा टेस्ट है और आपको पर्टिकुलरली लिस्ट निकल के आएगी। एज सच ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। फाइन, तो ये कुछ सेशन था मेरी तरफ से। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ एक नई डिजीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखो ऐसा होता है कि कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी हैं उसमें जिसके बारे में आपको बहुत सारा मटेरियल मिल भी जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होगी, जैसे कि ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया। कुछ डिजीज़ ऐसी है जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में बहुत कुछ आर्टिकल गिवन नहीं है। फाइन, तो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे हो, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक बहुत ज़रूरी है। शेयर कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और योर फीडबैक्स आर वेलकम, आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी है और ट्रूली वेलकम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई डिसेबिलिटी के साथ विद क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।